हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग करने वाले हैं धातु और अधातु का पार्ट टू। क्या करने वाले हैं? धातु और अधातु का पार्ट टू। पार्ट वन नहीं देखे हैं और बाकी के चैप्टर नहीं देखे तो हम हमारे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आयनिक यौगिक क्या होता है। तो आयनिक यौगिक के बारे में जानेंगे। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इस बात को ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है NaCl, तो Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। अब इससे समझिएगा, तो Na प्लस हो गया धातु, धातु Cl क्या हो गया? अधातु। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण हुआ उससे जो यौगिक बना, इससे मिलके NaCl, तो इसी को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। इसी तरह लिथियम क्लोराइड आपके पास एग्जाम्पल के रूप में, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है? तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म देखेंगे। आयनिक यौगिक के गुणधर्म, भौतिक प्रकृति। प्रकृति कैसा होता है? भौतिक होता है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म में पहला भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं। ठोस एवं कठोर होते हैं। क्या होते हैं? ठोस एवं कठोर होते हैं, क्योंकि इन यौगिक में परिवर्तन आवेशित आयनों के माध्यम से प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। समान रूप से इसकी प्रकृति भंगुर होती है। कैसी होती है इसकी प्रकृति? भंगुर होती है। फिर समझिएगा भौतिक प्रकृति कैसी होती है। आयनिक यौगिक समानांतर ठोस एवं कठोर होते हैं, क्योंकि इन यौगिक में विपरीत आवेशित आयनों, क्या? विपरीत आवेशित आयनों के माध्य प्रबल स्थित वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। क्या कर, जैसे कि Na प्लस था और Cl माइनस था, आपके पास Cl माइनस था, जिसके बीच में कौन सा बल कार्य किया? स्थित वैद्युत आकर्षण बल कार्य किया, यानी कि विपरीत आवेशित आयनों के माध्यम से, विपरीत आवेशित आयनों के माध्यम से, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसा होती है? भंगुर होती है। अब देखिएगा गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक जो होता है आयनिक यौगिक का बहुत होता है, क्योंकि ये मजबूत वैद्युत वाहक बल के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। मजबूत वैद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। घुलनशीलता, वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं उस जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। या क्या कैसा होता है? जल में घुलनशील होता है, लेकिन केरोसिन में, पेट्रोल में आदि जैसे विलायकों में क्या होता है? अविलय होता है। नेक्स्ट चलते हैं विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक जो होता है विद्युत का चालन नहीं करते। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जैसे पानी में नमक मिला दीजिएगा तब वो करंट फ्लो होने लगेगा, लेकिन यदि नमक में आप करंट फ्लो नहीं होगा। नमक ठोस अवस्था है तो ठोस में विद्युत चालन नहीं करता है। जब गलित अवस्था रहता है तब वहाँ विद्युत का चालन करता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। भूप्रपट्टी पे प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में कई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कई विशेष धातु क्या होता है? काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। उस खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क। ठीक है, अब धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं उसको समझिएगा। कुछ धातुएं भूप्रपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तथा कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलते हैं। कैसे मिलती है? कुछ धातु अपने यौगिक के रूप में मिलते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नीचे जो भी धातु है, सोना, चांदी, तांबा, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और सक्रियता श्रेणी में ऊपर से आने वाली धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं तथा कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है, लेकिन सोना, चांदी, तांबा ये स्वतंत्र तत्व के रूप में पाया जाता है। अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे करते हैं ये समझिएगा। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसे गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग वर्ड। तो पृथ्वी से जो भी अयस्क निकलते हैं उसमें बहुत सारे रेत, मिट्टी आदि अशुद्धियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्कों से सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्कों से सर्वप्रथम क्या हटाया जाता है? गैंग को हटाया जाता है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक व रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग गैंग को हटाने में किया जाता है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों के माध्यम से गैंग को हटाया जाता है। जो भी उसमें मिट्टी, बालू या अन्य पदार्थ लगे रहते हैं उसको चाहे तो भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के आधार पर विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हटाया जाता है। अब देखिएगा सक्रियता श्रेणी से नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु कम अभिक्रियाशील होते हैं। कैसे होता है? नीचे आने वाली धातु कम अभिक्रियाशील, ऊपर आने वाली धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर ही प्राप्त किया जाता है। इन धातुओं का ऑक्साइड को कैसे प्राप्त किया जाता है? केवल पारे का एक प्रमुख अयस्क सिनेबार है, जो कि आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। पारे का एक अयस्क क्या है? सिनेबार है, इसको याद रखिएगा। पारे का एक अयस्क सिनेबार है, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं
सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं देखिएगा। आयरन, जिंक, कॉपर आदि सक्रियता श्रेणी के मध्य में होते हैं। कौन सा मध्य में होता है? आयरन, जिंक, कॉपर आदि। प्रकृति में यह धातुएं सामान्यतः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। कैसा पाया? आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर कार्बोनेट, ये कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में पाई जाती है प्रकृति में, ठीक है। अब देखिएगा भर्जन किसको कहते हैं? तो सल्फाइड अयस्क जो वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। सल्फाइड अयस्क, जैसे यहाँ पे जिंक सल्फाइड है, एग्जाम्पल में जिंक सल्फाइड है, वो जब वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होता है? ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो जो भी सल्फाइड अयस्क होगा उसको सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पे आपके पास दिया है। निस्तापन किसको कहते हैं? निस्तापन समझिएगा। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। जो भी कार्बोनेट अयस्क होगा, एग्जाम्पल में जिंक कार्बोनेट दिया हुआ है ZnCO3, जो भी कार्बोनेट अयस्क होगा को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? थर्मिट अभिक्रिया को समझेंगे यहाँ पे। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीन पुर्जे के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब भी आप रेल पटरी को जोड़ते हैं तो उसमें क्या क्या दिया जाता है जोड़ने में? आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और एल्युमिनियम की अभिक्रियाओं का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों को दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया है फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, तो यहाँ पे फेरस अलग हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया, प्लस उष्मा। क्या मिला? फेरस प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस उष्मा, ठीक है। अब देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सबसे ऊपर क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि। तो कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम भी होता है, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का उपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं को विद्युत अवघटनी उपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है? विद्युत अवघटनी उपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कार्बन के द्वारा उपचयित करके उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसको कैसे परिवर्तित किया जाता है? विद्युत अवघटनी उपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। धातुओं का परिष्करण कहता है विभिन्न उपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं। विभिन्न उपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होते हैं, ये बात तो जानते हैं। धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अवघटनी परिष्करण विधि है। कैसी है? विद्युत अवघटन परिष्कृत विधि सबसे उपयोगी विधि है, ठीक है। अब चलते हैं विद्युत अवघटनी परिष्कृत विधि कहते हैं किसको? इसको समझिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, समझिएगा। कॉपर, जिंक, टीन, सोना जैसे अनेक धातुओं को विभिन्न अवघटन द्वारा परिष्कृत मतलब होता है छानना या साफ करना, परिष्कृत किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड लगाया जाता है। अशुद्ध धातु को एनोड, अशुद्ध धातु को क्या? कैथोड लगाया जाता है। धातु के लवण के विलयन को धातु विद्युत अवघटन के रूप में उपयोग किया जाता है। धातु के लवण विलयन को क्या किया जाता है? विद्युत अवघटन के रूप में उपयोग किया जाता है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अवघट्य है। अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियाँ विलय से में घुल जाती है। अवलय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियाँ क्या हो जाती है? समझिएगा। विलय अशुद्धियाँ क्या हो जाती है? घुल जाती है। विलय अशुद्धियाँ क्या हो जाती है? घुल जाती है। और अविलय अशुद्धियाँ जो होता है एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। पंख मतलब होता है कचड़ा, एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंख, ठीक है। संक्षारण मतलब किसी भी चीज़ का खराब हो जाना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी या ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने से यह संक्षारित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण किसको कहते हैं? आपको समझ में आ गया। जैसे कि लोहे का कोई आपके पास ग्रिल है, वो खुले में है, तो वो मान लेते हैं ऑक्सीजन या आर्द्रता से के संपर्क में है, तो वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे उसमें जंग लग जाता है, वो संक्षारित हो जाता है। इसी को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की प्रमुख घटना इसके बारे में जानेंगे। तो लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। लोहे के पर भूरे रंग की परत जो चढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट में दिया है खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुओं में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर
सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती है, जिससे कि सिल्वर कैसा हो जाता है, काली पड़ जाती है। सिल्वर काली कैसे पड़ जाती है, तो खुला में छोड़ देंगे सिल्वर वस्तु को, तो वो क्या करता है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत जमा लेता है, जिससे काली पड़ जाती है सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं संक्षारण से सुरक्षा कैसे पाएंगे उसके विषय में दिया गया। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे तो जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं या ग्रीस लगाते हैं। क्या करते हैं, चाहे तो पेंट करते हैं चाहे ग्रीस लगाते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में देखिएगा कि जंग को अन्य विधियों के द्वारा भी रोका जा सकता है, जैसे क्रोमियम लेपन के द्वारा, एनोडीकरण के द्वारा, मिश्र धातु बनाकर, इसके माध्यम से भी जंग लगने से लोहे को बचा सकते हैं। कैसे, तो क्रोमियम लेपन द्वारा, आयरन पे क्रोमियम लेप चढ़ा देंगे, एनोडीकरण के द्वारा मिश्र धातु बना देंगे या पेंट कर देंगे, इसके द्वारा संसाधन को रोक सकते हैं। तीसरा पॉइंट में देखिएगा, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यसद लेपन। ठीक है, क्या कहते हैं, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार, एग्जाम में। यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं, बदल जाते हैं। लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिला देंगे तो उसका गुणधर्म बदल जाते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। कैसे, क्या हो सकता है, धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका गुणधर्म बदल जाएगा, जिससे भी क्या हो जाएगा, लोहे का संक्षारण रुक जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, मिश्र धातु किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को एक ही रेशियो में जब मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कुछ मिश्र धातु है पीतल किसका मिश्र धातु, कॉपर और जिंक का। कांसा किसका है, कॉपर और टीन का। शोल्डर, लेड और टीन का, Pb+Sn। ठीक है, देखिएगा, पीतल का उपयोग बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में। कांसा का उपयोग बर्तन मूर्तियाँ बनाने में। शोल्डर का उपयोग विद्युत तारों का वेल्डिंग में करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सोने की शुद्धता के बारे में दिया गया है। सोना शुद्ध 24 कैरेट का होता है या काफ़ी नर्म होता है, या कितना क्या होता है, काफ़ी नर्म होता है 24 कैरेट का सोना, इसलिए आभूषण बनाने के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी की परत चढ़ाई जाती है। किसकी, तांबा या चांदी मिलाया जाता है। कठोर बनाने के लिए क्या किया जाता है, तांबा या चांदी मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण जो है वो 22 कैरेट के सोने के बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 22 कैरेट सोने में 22 भाग शुद्ध सोना, 2 भाग तांबा या चांदी मिला दिया जाता है। एक बार कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है खत्म हो गया धातु और अधातु जो है ये खत्म हो गया आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा कार्बन एवं उसके यौगिक, क्या होगा, कार्बन एवं उसके यौगिक, उसका पार्ट 1 होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।